नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान में आंकड़ों की आलोचना। आलोचना दो तरह से, आंतरिक क्रमबद्धता और बाह्य क्रमबद्धता। तो पहले हम आंकड़े क्या हैं? आंकड़े जो हम चीज़ें एकत्रित करते हैं, किसी की राइटिंग, किसी की भाषा शैली या किसी के विचार, किसी के जो कार्यक्रम जो होते हैं उनको जब हम एकत्रित करते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों की आलोचना दो प्रकार की होती है। इस धारणा पर आधारित होती है कि यदि आंकड़े सत्य हैं तो इससे निकला हुआ इतिहास भी सत्य होगा। आंकड़ों के संग्रह के साथ साथ इनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि किस तथ्य को सत्य और किस संभावित और किस आंकड़ों को पूर्णतः सत्य माना जाए। इसके लिए हमें दो तथ्य सामने आए कि आंतरिक क्रमबद्धता और बाह्य क्रमबद्धता। तो आंतरिक क्रमबद्धता क्या है? जिनका आंकड़ों में आंतरिक क्रमबद्धता से जो सत्यता अंदर से जो रहते हैं, यानी कि उनकी भाषा शैली जो हमें पढ़ने से पता चलती है, वो आंतरिक सत्यता कहलाती है। और बाह्य क्रमबद्धता, इसका तात्पर्य यह है कि अन्य साधनों से प्राप्त सूचनाएं से इसका जो विरोध होता है ना हो, वह बाह्य कहलाती है, बाह्य क्रमबद्धता। यानी बाह्य सूत्रों से कि जब हमारी लेखक सामने बाहर आती है तो कोई अन्य उसमें कोई टिप्पणी ना कर सके, उसमें कोई असत्यता ना दिखा सके, वो चीज़ बाह्य होती है। और आंतरिक में भाषा शैली, आपकी लेखन सामग्री, ये सारी चीज़ें आंतरिक में आती हैं। इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि हमारा जो प्रमाणिक है कि नहीं है? यदि दो प्राथमिक स्रोत एक ही तथ्य पर सहमत हो तो आपका प्रमाणिक माना जाता है। उस तथ्य का विरोध किसी ने ना किया हो तो भी आपका प्रमाणिक माना जाता है। दो चीज़ें आती हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी आंकड़े सही है कि नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि या तो दो से अधिक लोग उसमें असहमत हों, या जो भी आपके स्रोत हैं वो उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं आई है कहीं से, तो आपकी आंकड़े सही है, उस पर कोई आलोचना आपकी नहीं आई है। अब उसके अंतर्गत भी जब आलोचना भी, ये तो आपकी क्रमबद्धता आ गई कि हम कैसे आंकड़े निकालेंगे। अब आपकी आलोचना भी कितने तरीके की हो जाती है? आलोचना भी दो तरीके की है कि बाह्य आलोचना और आंतरिक आलोचना। बाह्य आलोचना क्या है? इसमें इस तथ्य की जांच करते हैं कि प्राप्त आंकड़ा बाह्य स्वरूप की दृष्टि से उचित है या नहीं। इसके अंतर्गत लिखित प्रमाण पत्र की यथार्थता की जांच की जाती है, जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है। बाह्य आलोचना के अंतर्गत आंकड़ों के रूप, रंग, समय, स्थान तथा परिणाम की दृष्टि से यथार्थ की जांच करते हैं। यदि आपने किसी कवि का वर्णन किया, सूरदास का भी वर्णन किया, तो आपका वो आलोचना कैसे मानी जाएगी कि उसमें आपने क्या तथ्य लिए, उनका जन्म स्थान, उनका रूप कैसा था, उनका काव्य परिचय कैसा था, ये सारी चीज़ें सत्य है कि नहीं है, उनका समय क्या था, जो भी चीज़ें हैं वो आपके इसमें बाह्य आलोचना में अंतर्गत आती है। और सबसे बड़ी, आपने कैसे लिखा, किस स्याही से लिखा, लिखने वाले में प्रयुक्त क्या शैली युक्त की थी, किस प्रकार की भाषा लिखी थी, किस लिपि में लिखी थी, कैसी रचना की थी, हस्ताक्षर आदि किए थे कि नहीं किए थे, जो हस्ताक्षर यदि किए थे तो वो सही थे कि नहीं थे, ये सारे आंकड़े जब हम निकालते हैं और तो ये बाह्य आलोचना में आते हैं। ये सभी तथ्य मौलिक घटनाओं के समय उपस्थित हो सकते हैं। ये सभी तथ्य मौलिक घटना के समय उपस्थित थे या नहीं, या प्रयुक्त हुए थे कि नहीं, ऐसा भी देखने पे आता है। जब जो तथ्य आपने दिए वो उस समय उपस्थित थे कि नहीं थे, ये था। इसकी यथार्थता की जांच करने के लिए लेखक कौन सा उसका चरित्र था या उसका व्यक्तित्व कैसा था, ये सब उसके ऊपर रिपोर्ट करता है। एक रिपोर्टर के रूप में उसकी योग्यता क्या थी, घटना के समय निरीक्षण के पश्चात उसने अध्ययन करने के लिए क्या उपयोग किया था, और उसने जब घटना घटित हुई थी उसके कितने दिन बाद उसका विवरण प्रस्तुत किया था,
क्योंकि जब प्रमाण घटना के काफ़ी दिन बाद हम उसका विवरण देते हैं तो उसमें सत्यता होने की संभावना कम होती है, क्योंकि कुछ हमारे स्मृति पटल से उसकी घटनाओं की विपरीत हो जाती है। प्रमाण पत्र पर किस प्रकार का लिखा गया है ये सब उसमें होता है। तो आपको ये सब चेक कर, आपको ये देखना होगा कि क्या स्मरण द्वारा उसने वो लिखा था, कि परामर्श द्वारा लिखा था, कि पूर्ण शब्दों को उसने अपने विवरण से लिखा था। तो लिखित प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाणों से कहाँ तक वह सही है, ये उसकी होती है बाह्य आलोचना। यानी कि हमें उसकी पूरी चीज़ देखनी है, लिखित सामग्री देखनी है, स्मरण देखना है, परामर्श देखना है, उसकी सत्यता को देखना है, उसके शब्दों को देखना है, उसकी शैली को देखना है। ये सारी चीज़ें हमारी बाह्य आलोचना में आती है। दूसरी आती है आंतरिक आलोचना। आंतरिक आलोचना का उद्देश्य संग्रहित लेखों के महत्व का मूल्यांकन करना होता है। जो चीज़ पहले से हमारे पास है उसका हम मूल्यांकन करेंगे, वो आंतरिक होता है। एक प्रलेख प्रमाणिक हो सकता है परंतु विश्वसनीय हो सकता, क्योंकि अगर कोई लिखित सामग्री हमारे पास है वो प्रमाणिक तो हो सकती है पर विश्वसनीय नहीं हो सकती। क्योंकि हो सकता है क्योंकि उस समय लेखक ने उस विषय के साथ न्याय ना करा हो, या उस विषय पर उसने पक्षपातपूर्ण अपना विवरण दिया हो, क्योंकि वो उस तथ्य से सहमत ना हो। जैसे कि कल एक उदाहरण दिया था कि तुलसी की राम भक्ति से आप सहमत हैं, तो जब हम अगर तुलसी को चाहते हैं तो उसकी राम भक्ति पे हम अपने विचार सही देंगे, और उसके अगर हम तुलसी को नहीं चाहते हैं या तुलसी से हम नहीं प्रेरित होते हैं तो हम उस पर अपने अपोजिशन में उसके विचार प्रकट करेंगे, उसके विपक्ष में विचार करेंगे। तो ये चीज़ें लेखक के ऊपर होती हैं, तो कि उसने पक्षपातपूर्ण अपना विवरण दिया है, कि उसने किसी उसके साथ न्याय करा है, या किसी के दबाव में भी वो अपना काम कर सकता है, कि हम किसी से हम लिखवा रहे हैं, किसी जो हमसे लिखवा रहा है वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि इसको आप इस तरीके से लिखिए, क्योंकि हम नहीं तुलसी से सहमत है कि तुलसी राम भक्त है, तो वो हमसे लिखवाएगा कि तुलसी राम भक्त नहीं है। और यदि अगर वो हमारा फेवर चाहता है तो वो हमको लिखवाएगा कि तुलसी राम भक्त थे। तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी प्रमाणिकता पर देखना होगा कि घटना के पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने में वह असमर्थ था कि नहीं था। आपको उस प्रलेख के शाब्दिक और वास्तविक अर्थ खोज निकालने होंगे, निकालना है तथा ये सारी चीजें हम किससे कर सकते हैं? ऐतिहासिक खोजों के द्वारा ही कर सकते हैं। शाब्दिक एवं वास्तविक अर्थ को समझना ही सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है, और वही आंतरिक आलोचना होती है। जब हम उसके शब्दों को समझ जाएं, उसकी व्यवहारिकता को समझ जाएं, वही हमारी आंतरिक अभिव्यक्ति होती है, आंतरिक आलोचना होती है। क्योंकि जब हमने उसको देख लिया कि यह किसी के दबाव में नहीं है, किसी के पक्षपात में नहीं है, और किसी के न्यायपूर्ण उसमें नहीं होता है, तो ये चीज़ें हमारी आंतरिक उसमें आती हैं। किसी कथन की सत्यता को चुनौती देने के लिए संभावित कारण कई हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? क्या तथ्य की जानकारी के लिए लेखक ने पर्याप्त अपना श्रम दिया और आवश्यकता से अधिक उसमें कार्य किया, जो उसकी आवश्यकता थी उसमें अपना पूरा लगाया श्रम। क्या स्वयं का कोई उसमें स्वार्थ था उसका? क्या वह अभिमानी था जिससे कि उसने उसमें अपनी सत्यता को छुपाया? या उसके लेख व अन्य लेखों में कितनी समानता थी? जो पहले लेख लिखे थे उसमें और इस लेख में उसकी कितनी समानता है, उससे भी हम उसके विचारों को, उसके शैली को पहचान सकते हैं कि उसने सत्यता लिखी है कि नहीं लिखी है। प्रशिक्षण आदि के विषय में क्या ज्ञात है उसे? अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो क्या उसने उसमें प्रशिक्षण लिया था? अगर नहीं लिया था, यानी कि वह सत्य नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं असत्यता है। लेखक ने साहित्यिक प्रभाव में सत्य को छिपाया तो नहीं है, अपने किसी के प्रभाव में आके उसकी सत्यता को उसने छुपाया तो नहीं है। लेखक की धार्मिक, राजनीतिक अथवा जातीय पूर्व धारणा प्रबल तो नहीं है। हो सकता है कि वो जातिवाद पे आ जाए, या धार्मिक पे आ जाए, या राजनीतिक व्यवस्था पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें उस पर देखनी पड़ेगी कि उस पर किसका प्रभाव है और वो किसके प्रभाव में उस चीज़ को लिख रहा है। तो इस तरीके से लेखक की
विषय वस्तु से हम पता लगा सकते हैं कि उसने उस पर कितनी सत्यता रखी है, या फिर लेखक को इस तरह से लिखने के लिए किसी का दबाव तो नहीं था। ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंकड़े जो हमें हैं, हमारे पास हैं अनुसंधान के लिए, वो सत्य हैं कि असत्य हैं। तो ये थी उनकी आलोचना, हमें कैसे करनी है, कैसा करना है। अब इसके बाद हम कल आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे का